जो मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं वो रैंडम ओरिएंटेशन में होती हैं, यानी अगर उसके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने नहीं अप्लाई की हुई, नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देखें इसकी कोई ओरिएंटेशन, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन डाउन है, इसकी डायरेक्शन यूं है। तो ये मल्टीपल डायरेक्टेड इसकी डोमेन्स होती हैं जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डोमेन्स जो होती हैं ये अलाइन कर लेती हैं, इधर दे अलाइन टूवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और दे कैन अलाइन देमसेल्फ अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ये कहता है जो थ्योरी है बिहाइंड एनएमआर, ये स्पिन ऑफ न्यूक्लियस से आती है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ज़ाहिर है एक न्यूक्लियस जब स्पिनिंग होती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी जनरेट करता है, जिसे हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे या न्यूक्लियर मैग्नेटिक डोमेन कहेंगे। यही एटम की जो मैं ये छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, ये एटम की ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड है। ये कहता है जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करते तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती हैं। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हमने बी डॉट से यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं और अलाइन ऐसे करते हैं कि ये इधर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करते हैं या अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। अब जब ये अलाइन करते हैं ना तो इनका एक रिजल्टेंट इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे तो ये रैंडम है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके रिजल्टेंटली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकते या स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं जनरेट कर सकते। लेकिन यहाँ पे जब ये मिलते हैं और अपनी ताकत एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं तो इसके नतीजे में या तो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के को रीइंफोर्स करने वाली, सपोर्ट करने वाली एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, या इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इसके अगेंस्ट रिजल्टेंट लीजा रहे, इनका आपस में एक रिजल्टेंट निकालेंगे, उसके अगेंस्ट एक फील्ड जनरेट होती है। अब यहाँ पे अगर ये बात करें तो ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है, इफ एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, द एनर्जी डिफरेंस इज पॉसिबल बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट विल बी प्रोड्यूस। ठीक है, व्हेन द स्पिन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट लेवल द अब्जॉर्ब रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये कहता है कि लेट्स सपोज ये आपके पास स्पिन है, ठीक है, ये इस स्पिन की एक ग्राउंड स्टेट है और एक इसकी एक्साइटेड स्टेट है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड, ये कहता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो ये दो स्टेट्स में तब्दील हो जाती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये यूँ चली जाएगी और एक यूँ चली जाएगी। ये कहते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो दो स्टेट्स प्रोड्यूस होती हैं, एक ग्राउंड स्टेट होती है और एक एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती है तो जो हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, वो वेव्स एब्जॉर्ब करता है, वो न्यूक्लियस या वो एटम उसको एब्जॉर्ब करता है, तब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है। लेकिन जब वो डी एक्साइट होता है तो उसके नतीजे में वो जितनी एनर्जी डिफरेंस होता है ना, उतनी एनर्जी वो एमिट करता है। तो इसका मतलब है कि जितनी स्ट्रॉन्ग आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उसके नतीजे में जो मैग्नेटिक फील्ड एमिट होगी, जो वेव्स एमिट होंगी उन एटम से, एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट जब होगा तो वो भी हायर एनर्जी की होंगी। ये कहता है ये जो एमिट होंगी ना, मतलब मिसाल के तौर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट लगाए हुए थे, ठीक है, आपने अप्लाइड, ये आपके पास एटम है तो सेंटर में एटम है, इधर में ये एटम है, आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बाद जब इसे रेडियो वेव्स इसे शो कराई, रेडियो वेव्स इसने एब्जॉर्ब की तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया एटम। वापस जब इसने डी एक्साइट करना है तो ये कुछ रेडिएशन एमिट करेगा। ये जो रेडिएशन है ना, एमिटेड रेडिएशन, ये कहता है ये जो एमिटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है ना, यही बुनियादी तौर पे जो एनएमआर का स्पेक्ट्रम है उसमें यूज होते हैं। ये एमिटेड रेडियो वेव्स या एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही एनएमआर का स्पेक्ट्रम हमें देते हैं और इससे हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये कहता है कि जो एमिटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, ये आपके पास वो एटम है, आपने इसे ये बी स्ट्रेंथ अप्लाई की हुई है आपने मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, ठीक है। तो आप ये कहता है कि जब ये एक्साइट हुआ यहाँ चला गया और जब ये डी एक्साइट हुआ तो वापस आया, डी एक्साइटेशन के नतीजे में यहाँ पे वेव्स एमिट हुई। इन वेव्स की जो स्ट्रेंथ है ना, जो ये वाली एमिट हुई, इन वेव्स की स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। और दूसरा इसने एक और चीज़ इसने गामा बताया हुआ है। ये गामा क्या चीज़ है? गामा बुनियादी तौर पे मैग्नेटो गायरिक रेशो है, मैग्नेटो गायरिक रेशो या गायरिक रेशो, आई डोंट नो। तो ये जो रेशो है ये क्या है? ये रेशो बुनियादी तौर पे एक न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट होती है और एक एंगुलर मूवमेंट होती है। ये आपको पता है कि एक तो न्यूक्लियर होती है और एक एंगुलर होती है कि वो इसके ऊपर एक एंगल, एक सर्टन एंगल से मैग्नेटिक स्पिन जो है रोटेट भी कर रही होती है, जिसे एंगुलर मूवमेंट कहते हैं। तो इन दोनों की रेशो को हम इससे मैग्नेटोगायरिक रेशो के नाम से याद करते हैं। ये जितनी ज़्यादा होगी आपके पास ये एमिटेड, इनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। अब ये वाली क्यों अहम है? ये एमिटेड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये हमारे लिए इस वजह से अहम है क्योंकि यही वो वेव्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और एनएमआर का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। अब एनएमआर का स्पेक्ट्रम क्या है ये हम इस पर भी बात करेंगे, इसका एनालिसिस पे भी बात करेंगे। ये वो बुनियादी तौर पर वो तस्वीर है, वो पिक्चर है जिसको देख के हम अपने मटीरियल के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन
निकालते हैं। ये बुनियादी तौर पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा NMR स्पेक्ट्रम। ये जो NMR स्पेक्ट्रम है ये बुनियादी तौर पे उन्हीं एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम हासिल करते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इसका एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है, इसका वाई एक्सिस इंटेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है। ये इंटेंसिटी जो है ये मैं आपको बता रहा था पिछले हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B0 पे डिपेंड कर रही होती है और मैग्नेटिक डायरेक्ट गामा पे डिपेंड कर रही होती है। तो NMR प्लॉट इज बेसिकली द इंटेंसिटी ऑफ NMR सिग्नल वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड इन रेफरेंस टू TMS। तो ये बुनियादी तौर पे ये पूरा NMR के ऊपर लेक्चर है। कल हम इस पे बात करेंगे कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ NMR की इंस्ट्रूमेंटेशन होती क्या है एंड हाउ डज इट वर्क। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये अलाइन होती है और कैसे। आज हमने इसके बेसिक प्रिंसिपल पे बात की। आई होप सो कि आपको इस हवाले से एक कंप्लीट एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप कोई फीडबैक देना चाहें या आप इसके अलावा कोई टॉपिक अंडरस्टैंड करना चाहें, कोई भी करैक्टराइजेशन टेक्निक आप सीखना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ के मुझे बताइए ज़रूर। मैं पूरी कोशिश